किस्त नंबर 13। वो कंफर्टर मुंह तक ताने अपनी सांसें हमवार कर रही थी। इसकी दूसरी जान लेटने पर झटके से उठ बैठी। शराफत से अभी इसी वक्त बेड खाली कर दें, वो सख्त झुंझुलाई हुई आवाज़ में बोली थी। इसकी कुछ देर पहले की हरकत पर धड़कनें अभी भी मुंतशिर थी। वो शरारत से इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। कितने खूबसूरत रंग थे इस वक्त इसके चेहरे पर। ब्लैक शब ख्वाबी के अपने मखसूस लिबास में मलबूस काले बाल शानों पर बिखराए हुए थे। काली आंखें इस पर इस्तदाम मुड़ी मुड़ी पलके, जो इस वक्त झालर के मांड उठती गिरती सामने बैठे शख्स को खास की अपील कर रही थी। गुलाबी लब जिन्हें सख्ती से भींच रखा था, और चूड़ी का वो गढ़ा जो इसकी खफगी में पूरा साथ देता खफा खफा सा था। उसे आंखों में मोहब्बत लिए अपनी जानब तकते देख वो झुंझला कर बेड से उठने लगी। बेला, एक बात ज़हन नशीं कर लें, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर नहीं आऊँगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन आपकी ये बेएतबारी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। इसका हाथ थाम कर वापस बिठाता हुआ संजीदगी से कहता, इससे काफ़ी फासले पर लेट गया। मेरे ख्याल है अब हमें इसी कमरे में गुजारा करना है, तो हमें कुछ कंडीशन रख लेनी चाहिए। इसके बाद ना मैं आपको तंग करूँगी ना आप मुझे। चंद पल आंखें छोटी की इसकी पुष्ट को घूरती रहने के बाद हम से बोली, कैसी कंडीशन? इसने रुख मोड़े बगैर ही जवाब दिया। फरआउन की मम्मी से बात नहीं कर सकती मैं। उठकर बैठे, मेरी सारी कंडीशन अपने गिरीब दिमाग में बिठा लें, वरना चुनकर रुखसती के बाद ये कमरा मेरा हो गया है तो आपको निकाल बाहर करूँगी। इसकी चौड़ी पुष्ट की जानिब देखती हुई जल कर बोली। उसकी जानिब रुख करता संजीदगी से अपनी कुछ देर पहले बनी दुल्हन को देख रहा था, जो पूरे हक से इसके कमरे में इसके बेड पर बैठी उसे ही कमरे से निकालने की धमकियाँ दे रही थी। वो महजूज होता मुस्कुरा उठा, नजरों से उसे शुरू करने का इशारा किया। आप मुझ पर कोई शोहराना हकूक नहीं जताएंगे, मुझसे 2 फुट की दूरी पर रहा करेंगे, मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, मिसेस अफजल के सामने मेरी तारीफें करेंगे, मेरी कॉफ़ी पर नजर नहीं गाड़ेंगे, मुझे किसी वाहियात नाम से नहीं बुलाएंगे, मेरे सामने सस्ते शाहरुख खान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। बेड सेंटर तक मेरा होगा, आप बिल्कुल कॉर्नर पर सोया करेंगे, और मेरे बच्चों को यानी पोगो और फिया को अपने बच्चे समझकर इन पर रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है। वो प्योर मेरे बच्चे हैं। उंगलियों पर गिन कर अपनी तमाम शराइत बताकर वो संजीदगी से इसकी जानिब देख रही थी। वो जो इत्मीनान से इसकी तमाम शर्तों पर सर को खम दे रहा था, आखिरी बात पर आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। वो अच्छी तरह जानता था इसकी 15 साल औलाद को। इत्मीनान रखे, मैं सिर्फ अपने बच्चों पर रोब रखूंगा। मुस्कुराहट दबाए वो भरपूर संजीदगी से बोला, हाँ ठीक है, अपने बच्चों के साथ आप कुछ भी करें, मुझे क्या। मैं तो वो अपनी धुन में जोरों शोर से इस बात में सर हिलाती बोल रही थी। बात की गहराई समझ आने तक गुलनार हुई थी। इसके चेहरे की बदलती रंगत इब्राहिम बेसाख्ता उमर आने वाला कहकर दुबाई संजीदगी से उसे देखने लगा। आंखों में वाज़ह शरारत झलक रही थी। इंतहाई फजूल इंसान है आप, गुर्बत की चलती फिरती मशीन। वो खज्जल सी होती सुर्खियों में खुली इसकी जानिब पुष्ट की ले लगी। अगले ही लम्हे झटके से कंफर्टर भी खींच चुकी थी। अपने लिए कंबल का इंतजाम खुद कर लें, इस पर सिर्फ मेरा हक है। वो गहरी सांस भरकर उसे देख कर रह गया, जो मजे से कंफर्टर लपेटती इसमें रोल होकर सोने लगी थी। अपनी तमाम शिकायत बता दी आपने, और खाते में तस्लीम भी कर ली, मुझ करीब की भी सुन लें। इसकी जानिब झुकते इसके चेहरे से कंफर्टर हटाए वो धीरे से बोला। वो इतने करीब से देखते पजल हुई थी। इलाका गैर में दाखिला ममनू है। बेड पर इसकी जगह की जानिब इशारा करती वो धीमी आवाज़ में से चंद लम्हे पहले ही अपनी शिकायत याद दिला रही थी। मुकम्मल जंगजुओं के कबीले से ताल्लुक़ लगता है आपका। इसके माथे पर से बालों को साइड करते वो नफ़ी में सर हिलाता बोला, और उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर इसे माथे पर लब रखे उसे खामोश करवा गया। इस एक लम्स से वो अपनी तमाम शिद्दत से उसे रोशनास करवा देता था। ये मेरी शर्त है, इससे आप मुझे नहीं रोकेंगी। होले से एक बार फिर इसके माथे को छूता, वो इसकी मीची आंखों को देखता हल्का सा मुस्कुराया। सो जाएं, अब नहीं आऊँगा मैं इलाका गैर में। इसकी मीची आंखों को उंगलियों के पुर से छूता हुआ मुस्कुराते लहजे में कहता अपनी साई पर लेट गया, जो कुछ देर पहले वो मुकर्रर कर चुकी थी। सुबह किसी मीठे से लम्स से इसकी आंखें वक्त से पहले ही खुल गई। वो तो फजर की अज़ान के साथ निकाल दी था, जिसमें अब भी कुछ वक्त बाकी था। इसकी नज़रें अपने कंधे से सर टिकाए सोती हुई बेला पर पड़ी। वो उसके कंधे पर सर रखे इसके करीब, बेहद करीब थी। यकीनन वो नींद में इसके करीब आ गई थी। इसकी नींद में खलल की वजह भी यही थी। हालांकि गैर तक तो आप खुद आ गई हैं जाना। इसके अधखुले लबों को उंगलियों से बंद करते इसने मोहब्बत भरी नज़र इस पर डाली। गुलाबी चेहरे के गिर्द बिखरी इसकी ये जुल्फें भी इसे अपनी हरीफ लग रही थी, जो इसके दीदार में खलल की बाइस बन रही थी। इसने एहतियात से उसे कुछ दूर करते इसका सर तकिए पे का। वो कसमसा कर दोबारा इसके करीब होती इसके सीने पर सर रख गई थी। वो सांस रोके उसे अपने करीब देख रहा था। कुछ मलकियत का एहसास भी था। बिखरे लापरवाह सरापे के साथ उसके लिए इम्तिहान साबित हो रही थी। हनी, इतने मुश्किल में मत डाले मेरी जान, बंदा बशरों भटकने में वक्त नहीं लगता। कोई गुस्ताखी सरदर्द हो गई तो उसे आपने गुनाह बना देना है।
इसकी भारी गर्म सांसें, नरम लम्स अपने गिर्द महसूस करते वो बेबसी से महू ख्वाब वजूद से मुखातिब था। नरमी से इसके नाजुक वजूद को थाम कर दोबारा खुद से दूर करते उसे ठीक से हटाया। बंद आंखों पर साया फगन मुड़ी मुड़ी पलकें ऐसे शिद्दत से अपनी जानब मुतवज्जा कर रही थी। अजान की आवाज़ पर इसने उसे देखा जो अब भी नींद में गाफिल थी। बेला उठ जाए हनी, नमाज पढ़ ले, इसने नरम आवाज़ में उसे पुकारा। बेला वो फिर भी नहीं उठी तो इसने धीरे से इसके गाल थपथपाए। क्यों नहीं इतनी रात में मुझे जगा रहे हैं? आपकी शर्त भी तो पूरी हो गई थी। वो बच्चों की तरह पैर पटक कर बोल रही थी। नमाज पढ़ ले फिर सो जाइएगा, इसने नरमी से कहते उसे डायरेक्ट खड़ा ही कर दिया। वो आंखें मूंदे झूलती हुई इस पर ही गिरने लगी। बेला आंखें खोले, शाबाश, नमाज पढ़ें फिर अपनी नींद पूरी करें। वो संजीदगी से बोला, मुझे नहीं आती ना। वो उसी तरह उठाए जाने पर आंसी हो रही थी। सीख लें, चले आए, शाबाश, कपड़े चेंज करें फिर वजू करें। वो इसे कोई रियायत देने के मूड में नहीं था। कपड़े इसके हाथों में थमाता उसे बाथरूम में भेजा। मुझे वजू करना भी नहीं आता। कुछ देर में वो लिबास तब्दील के इसके सामने आ खड़ी थी। नींद के बाईस आंखों में गुलाल नुमाया था। वो हैरत से उसे देख रही थी जो काफ़ी फ्रेश लग रहा था। शायद वो आदि था इतनी सुबह उठने का। आ जाए, मुझे देख कर करती जाए। कोई दुपट्टा तो था नहीं इसके पास। अपनी चादर इसे पहनाकर वो इससे लिए अंदर की जाने बढ़ा। वो उसे देख कर मुकम्मल वजू कर रही थी। चलें, अब मेरे अल्फाज दोहराती जाएं, बाद में सब याद कर लीजिएगा। अपने पीछे इसके लिए जायनमाज़ बिछाकर उसे बुनियादी फ़र्क समझाते इसने शुरू करने का इशारा किया। वो धीमी आवाज़ में धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ रहा था। वो उसके पीछे इसके अल्फाज दोहरा रही थी। गिलास विंडो से नजर आता वो नारियल का पेड़, इसकी शाखें झूमती जा रही थी। फ़ज़ाएँ महकी महकी लग रही थी, हवाएं गुनगुना रही थी। वो उसकी इमामत में नमाज अदा कर रही थी। नमाज अदा करके वो इसकी जानब देखने लगी। कितना पुरसकून था वो। एक तमानियत का एहसास था इसके चेहरे पर। दुआ करके हाथ चेहरे पे फेरता वो उसकी जानब रुक किए हुए से मुस्कुराया। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। वो इसके करीब होता अपनी चादर में छुपी इसकी पेशानी पर लब रख के कुछ कर रहा था। उसे इसके लब हरकत करते मालूम हो रहे थे। इस समय उसे वो कुछ साही लगा जो इसके इर्द गिर्द अपना सैर कर तलस्सुम बांध रहा है। वो चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पा रही थी। वो उसे बेबस कर रहा था। वो उसे अपने शहर में लेकर रहा था। अपनी चादर इसके वजूद से हटाकर अपने कंधों पर डालता और उसे अपनी दूसरी चादर पहना रहा था। गोया दूसरी चादर में भी इसकी खुशबू घुसाना चाहता था। वो आंखों में हैरत लिए उसे तक रही थी। कोई किसी की खुशबू को इतना भी दीवाना होता है क्या? इब्राहिम मलिक तो इसकी खुशबू से भी इश्क करता था। मिलते हैं जहाँ में कहीं इतने चाहने वाले, इस कदर इश्क में डूबे लोग। इसके रूम रोम चीख चीख कर उसे इब्राहिम मलिक के इश्क की सदाकत का यकीन दिला रहा था। मैं मोहब्बत में शिद्दत का कायल हूँ। आपकी सांस सांस तक का ख्याल रखने की सही करता हूँ। आप हंसे तो इसकी हंसी का सदका फ़र्ज कर लेता हूँ। आप माहूए गुफ्तगू हों तो आपके तकल्लुम का सदका देता हूँ। आप आंखें भिगोएं तो मेरी जान पर बन जाती है। आप बोलते बोलते चुप कर जाएं तो इसकी चुप्पी से खाइफ हो जाता हूँ। आप घर से बाहर निकले तो मेरे हाथ दुआ के लिए मेरे होंठ आयते पढ़कर फूंकने लगते हैं। वो तो अभी इसके अमल के सहर से नहीं निकली थी तो लफ्ज़ों का तलस्सुम फूंक रहा था। आप मोहब्बत नहीं है बेला, आप इश्क हैं इब्राहिम मलिकी। आप सामने होती हैं ना तो पलके भी कम झपकता हूँ। मुझे डर होता है कि आपको देखने के किसी लम्हे से महरूम ना रह जाऊँ। वो मजीद भी बोल रहा था। इसी तरह इसकी पेशानी से लपट टकराए। वो सुन होते दिमाग के साथ इसी तरह साकित सी खड़ी थी। ये पहन ले प्लीज, सोने की बारीक चेन जिसमें जमर्द की कुछ पत्थर जुड़े थे। वह हरे पत्थर का एक पेंडेंट था। ये पत्थर किस कदर बेशकीमत था इस वक्त बेला इब्राहिम मलिक को अंदाज़ा ही नहीं था। वो तो जानते ही नहीं थे कि गुर्बत की इस चलती फटी मशीन के पीछे कितने लोग भागते थे, कितने लोग इसके इशारे पर क्या कुछ करने पर तैयार होते थे। वो खामोश रही। वह भी इजाज़त तलब नज़र से उसे देख रहा था। हाँ, इसकी इजाज़त के बगैर वो उसे कैसे पहना सकता था? उसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो ये हक उसे देगी। बेला ने खामोशी से ज़्यादा अपनी गर्दन से सरकाई थी। वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगा। सर को खम देते नरमी से इसके बाल आगे करके वो चैन इसकी गर्दन की जिनत बना गया। दूधिया गर्दन पर झूलता वो हरे पत्थर का पेंडेंट अलग सी खुमारी पैदा कर रहा था। मैं उसे छू लूँ? इब्राहिम ने ट्रांस की इसी कैफियत में इजाज़त तलब की। वो नासमझी से उसे देखते इस बात में सर हिला गई। वो होश तो तब आया जब इसके लम्स की तफ्श अपनी गर्दन में भी महसूस हुई। वो चैन को छूने की बात नहीं कर रहा था। वो झटके से पूछे हुई सुर्ख चढ़ा लिए चादर से जल्दी से अपनी गर्दन छुपा गई। वो इसकी हरकत पर खज्जल सा होता नजर चुरा गया। मैंने इजाज़त मांगी थी, वो धीरे से बोला। मैंने आपको ठर्क करने की इजाज़त नहीं दी थी, इस लॉकेट को देखने की इजाज़त दी थी, वो खौफी से बोले। फिर अचानक ही गुस्से से जानी भाई इसके कुछ समझने से दोनों हाथ इसकी गालों पर नाखून गाड़ते पूरी ताकत से अपना सर
इसकी थोड़ी भी मारेगी। जितने जुल्म जितना तशद्दुद आप मुझ पर करती हैं, सोचे कभी मैं हिसाब लेने पर आया तो आप क्या करेंगी? अपनी थोड़ी से हिलाते वो गंभीर लहजे में बोला, मैं आपका कत्ल कर दूंगी। उसकी आंखों में देखते इत्मीनान से बोली। वो गहरी सांस भरकर उसे देखने लगा। इस लड़की को बेवा होने का कोई दुख नहीं होगा। वो खुद पर हंस पड़ा। रात की तारीकी अब सुबह की लो देती रोशनी तप्श को घेर लाई थी। खिड़की की दरवाजों से अंदर आती रोशनी इसकी नींद में खलल का बायस बनी थी। हाथ हल्का सा कसमुसा कृष्ण ने आंखें खोली। वो बेड में मौजूद नहीं थे, मतलब इसके उठने से पहले ही वो कमरे से निकल चुकी थी। चिड़ी वो गहरी सांस भरकर उठ बैठा। निकाह के बाद तो वो मुझे दूर हो गई थी। पहले कम से कम साथ बैठती थी, इसके साथ काफ़ी अटैच भी थी, लेकिन अब इनके दरमियान एक बेनाम से झिझक आ गई थी। वो जितना इस झिझक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी ज़्यादा इससे सहमने लगी थी। सोफे पर इसके कपड़े रखे हुए थे। वाइट शर्ट के साथ ब्लैक ड्रेस पैंट, साथ टाई भी मौजूद थी, यानी वो इसके लिए कपड़े निकाल कर गई थी। टेबल पर वॉलेट, घड़ी, मोबाइल सब मौजूद थे। नहीं थी तो वो बस कमरे में मौजूद नहीं थी। वो इसके हरकत पर मुस्कुरा उठा। इसकी बीवी इसके लिए कपड़े निकाल कर गई थी, ये जानने बगैर कि इसका शोहर आज से अपनी ड्यूटी पर ज्वाइनिंग दे रहा है, जो इसने अपनी यूनिफॉर्म में देनी थी। इसका रिएक्शन सोचते इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते की टेबल पर पहुंचते इसकी बुलंद आवाज़ में सलाम करने पर इन सब की तवज्जो इसकी जानिब गई। जो पुलिस के यूनिफॉर्म की वर्दी में मलबूस इनके सामने खड़ा था। CSS के इम्तहानात पास करने के बाद इसने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। टेबल सेट करते सीढ़ी की नज़रें उठी थी। वो बेख्तियार ही देखने लगी। इसका लंबा कद वर्दी और जूतों में भी और भी बुलंद लग रहा था। बूढ़े बाल, बूढ़ी आंखें जो इस वक्त चमक रही थी। वर्जिशी बाजू वर्दी के हाफ स्लीव्स में वाज़ह हो रहे थे। वो बाकी बहुत प्यारा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता इनके मुकाबले आकर हुआ। सिद्रा बेगम ने बेसाख्ता इसकी बुलाई ली थी। अतहर मलिक ने मुस्कुराते हुए फख्र से उसे प्यार करते गले से लगाया। इब्राहिम ने भी गले से लगाकर मुबारकबाद दी थी। वो सभी वाकिफ थे कि वो आज से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, स्वाय श्री के। वो इससे सरप्राइज देना चाहता था। सबसे दुआएं लेता चेड़ खसका कर बैठ गया। वो उसे नज़रअंदाज कर गया था, न जाने क्यों, लेकिन श्री का दिल एक पल को डूब सा गया। श्री, छोड़ो तुम ये सब, द्वार को सर्व करो। अबेला, तुम इब्राहिम को। वे एक साथ ही इन दोनों से मुखातिब हुई थी। श्री को इन्होंने खासी सख्ती से पुकारा था, जबकि बेला के साथ अंदाज वैसा ही था। हर किस्म के एहसास से आ रही। उन्होंने कहा के बाद से नोट कर रही थी, श्री का द्वार को नज़रअंदाज करना इन्हें अच्छा नहीं लगा था। इसकी हालत के पेश नज़र वो उसे काफ़ी लाड से रखती थी। यही वजह थी आज इनका इस तरह पुकारना इसकी आंखें नम कर गया था। द्वार का नज़रअंदाज करना और इनका ये अंदाज। वो पलकों को झपक कर आंसू जब्त करती द्वार के बराबर में आ बैठी। क्या लोगे? इसकी बुराई आवाज़ में पूछने पर द्वार को बेख्तियार इस पर प्यार आया, जिसका इजहार वो इस वक्त कतई नहीं कर सकता था। चाय सर्व कर दें प्लीज़, नर्म लहजे में कहता बागौर इसकी जानब देख रहा था। जो सर इस बात में हिलाती कब से थमागी। डांटे नहीं, इन्हें समझ आएंगी आस्ता आस्ता। श्री, इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है बच्चे। सर झुकाए आंसू जब्त करते देख अफजल मलिक ने नरमी से कहा। सिद्रा भी इसकी आंखें देखकर नरम पड़ी थी। जहर मार कर 2 लुकमे लेती चाय ठंडी हो गई का बहाना करती किचन में आ गई थी। सिंक के आगे खड़ी जब्त किए आंसू बहा रही थी। नाश्ते के बाद अफजल मलिक और तहर मलिक इब्राहिम के साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। फंक्शंस कल ख़त्म हो गए थे तो आज से सभी अपनी मामूल पर आ गए थे। बेला भी सबके मना करने के बावजूद भी आज भी कैफ़े गई थी। यूँ भी वो आफ्टर शॉक्स मनाने पर यकीन नहीं रखती। जो दिन गुजर गया इसकी खुशी और गम भी इसके साथ ही गुजर गए। ये बिल्ला अफजल का असूल था। वो सिद्रा बेगम से दवाई लेता सीधा किचन में ही आया था। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो ज़ोर शोर से आंसू बहा रही थी। चाय तो उबल उबल के सूख गई थी। इसने खुद भी ब्लैक जोड़ा पहन रखा था, जिसकी शर्ट पर सफ़ेद धागों की उभरी हुई कढ़ाई थी। गले, दामन और आस्तीन पर सफ़ेद मोती जड़े हुए थे। सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों की लंबी चोटी इसकी पुश्त पर झूल रही थी। इसका जायज़ा लेते हुए उसके करीब आया। मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? नरमी से रुख अपनी जानिब करते हुए धीरे से बोला। अचानक इसकी भारी आवाज़ सुनती वो सटपटा कर आंसू साफ करने लगी। मुबारक हो। साथ मुबारकबाद गोया इसके मुंह पर मारी गई थी। इतनी ठंडी मुबारकबाद डियर वाइफी। नाक में चमकती नोजपिन को छेड़ते वो होले से बोला, तुमने मुझे इग्नोर किया। लब चबाती वो धीरे से बोली। बिला आखिर शिकवा लबर पर आ ही गया था। जवान ने खुशगवार हैरत से इसकी जानिब देखा तो गोया इसका नज़रअंदाज करना इसने महसूस किया था। इसके लब मुस्कुराहट में ढली। आप भी तो मेरे साथ नीचे नहीं आई। मैं तो इस वर्दी में सबसे पहले अपनी बीवी के सामने आना चाहता था, अच्छे से मुबारकबाद वसूल करना चाहता था, लेकिन आप मेरे उठने से पहले मेरे खौफ से नीचे आ गई। इसकी नाक से अपनी परेशानी टकराता इसकी आंसू साफ करते और मुस्कुराते लहजे में बोला, रावी वो इतनी पर ही हल्का सी होगी। मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा। 2 दिन बाद आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। वो लब भींच कर उसे देखता संजीदगी से कहता दरवाजे से निकल गया।
देखें, मैं आपको इससे ज़्यादा पैकेज नहीं दे सकती। हमारा अभी स्मॉल स्टार्टअप है। कॉन्ट्रैक्टर पर तो अपना पूरा रेवेन्यू नहीं ना लुटा सकते हम। वो अपने सामने बैठा शख्स से मुखातिब थी, जिसकी सीवी इसके सामने मौजूद थी। जिन अदारों से इसने तालीम हासिल की थी, इसकी बुनियाद पर तो उसे बेहतर से बेहतरीन 5 स्टार होटल्स में जॉब मिल जाती, एक से बढ़कर एक नौकरी मिलती। फिर ये शख्स इसके साथ ही काम करने को क्यों तरजीह दे रहा था? इसके समझ से बाहर था। मैम, इतना पैकेज ही काफ़ी है। आपका कैफ़े आने वाले साल तक इंशाल्लाह तैयार होगा। वो मौदवाना अंदाज में बोला। वो कुछ सोच कर सर हिला गई। इतने कम पैकेज पर इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा था। डील बुरी तो नहीं थी। आपकी डिग्री जाली तो नहीं है? वो मशकूक नज़र से इसकी जानिब देखती हुई बोली। मैम, वो तो इस सरफरी लड़की को देख कर रह गया। अब उसे क्या बताता कि पैकेज तो उसे अपनी अहलियत से भी ज़्यादा ही मिल रहा है। ठीक है, फिर आप कल से काम शुरू कर दें। मैं अपना बजट आपको बता चुकी हूँ। आपने इसी बजट में मेरे कैफ़े तैयार करना है। वो संजीदगी से कहती फाइल इसकी जानिब बढ़ा गई। वो भी अपने पेशे वराना अंदाज में मुस्कुराता इसके छोटे से ऑफिस निकला। तो भाई, ये लड़की दुराब सर की वाइफ है। वो कानों को हाथ लगाता कैफे से बाहर निकला। हेलो जी सर, काम हो गया है। मैम ने मुझे 20,000 पर मंथ पर रखा है कैफ़े बनाने के। ये इनका टोटल बजट यही कोई तकरीबन 6 लाख तक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर वो बता रही हैं इस पर कम से कम भी 50 लाख से ज़्यादा लगेंगे। कैफ़े से निकल के इसने अपने बॉस को कॉल करके तमाम तफसील दी थी। वो इसके कैफ़े से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा था। इसके मैनेजर से बात करने के बाद वो ड्राइवर को जाने का हुक्म देता, अपनी चादर दुरुस्त करता कैफ़े में दाखिल हुआ। सामने ही वो एप्रन पहने तेजी से काउंटर समेट रही थी। वो दरवाजे से टेक लगाता मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। जब काउंटर पर काउंटर से आज की तमाम स्लिप्स ले रही थी। काउंटर को फाड़ करने के बाद तमाम स्लिप्स को एक फाइल में अटैच करके वो फाइल अपने सामान में रखती फिया की जानिब लिफाफा बढ़ा रही थी। इसकी गाल पर प्यार करते वो कुछ मजीद पैसे इसकी मुट्ठी में दबा चुकी थी। वो अब भी शीशे के इस दरवाजे पर खड़ा इसका हर अमल देख रहा था। इस वक्त इसके चेहरे पर किसी सरबराह जैसी शफकत थी, अंदाज में माओ जैसी नरमी। इब्राहिम को इस वक्त वो बहुत मासूम लगी। सारे टेबल्स पर वो पहले ही साफ करके साइड कर चुका था। अब वो तीनों एक टेबल पर बैठे थे। ये लो बेला, गरम गरम चिकन फजीता, मिर्चें ठोक कर, नमक रोक कर, बिल्कुल जैसा तुम्हें पसंद है। आज तुम ट्राई करो, तुम्हें पसंद आया तो फिर हम उसे भी अपने मेन्यू में शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपना मेन्यू बढ़ाना चाहिए। लोग तुम्हारे कैफ़े को पसंद करते हैं और तुम्हें भी। बेला के आगे चिकन फजीता की डिश रखती, अपने अंदाज में अपने खाने की तारीफ करती। वो साथ ही किसी सियाने की तरह उसे मशवरा भी दे रही थी। वाह, वो तुम्हारे हाथ में जादू है फिया। वो फॉक की मदद से एक पीस मुंह में रखती उसे सराह रही थी और हौले से मुस्कुराई। तुम भी खा लो, सरो नहीं। पोगो को खबूई से अपने जानब तकते देकर वो खुद ही एक पीस उठाकर इसके मुंह में ठूंस चुकी थी। इनकी नोक झोंक से महसूस होती बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेला बाजी, ये आपको मुझसे दूर कर रही है। और भरे मुंह के साथ बामुश्किल बोला। बेला, हम मेन्यू में ऐड कर सकते हैं इसे? बेला के हाथ से एक नवाला खाते इसने इश्तियाक से पूछा। ज़रूर, लेकिन तुम कैफ़े के साथ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करो। पोगो के साथ ही मैट्रिक के इम्तिहान दो। इसके बाद मैं तुम्हारा एडमिशन हेल्थ एंड फूड के किसी कॉलेज में कराऊंगी। और कुकिंग क्लासेस अभी से लेना शुरू करो। फॉर्म लेकर आई हूँ मैं, अब फिलअप कर देना, मैं सबमिट करवा दूंगी। इतना अच्छा हुनर है तुम्हारे पास, उसे वेस्ट नहीं करो मेरी जान। वो इन दोनों को खिलाती खुद भी खाती संजीदगी से बोल रही थी। वो नम आंखों से उसे तकती अगले ही लम्हे इसके गले से लगी। बेला के हाथ यकदम साकत से हो गए। पोगो भी हैरानी से बेला के गले से लगी फिया को देख रहा था। बेला की नजरें बेख्तियार दरवाजे की जाने बैठी। दरवाजे पर खड़ा इब्राहिम भी होश में आया था। वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसे तो पता ही नहीं चला वो कब आया। इसके देख लेने पर वो भी छोटे छोटे कदम उठाता इनकी जानिब आ गया। उसे साकत देखकर इसने आंखों से इशारा किया था। वो इसका इशारा समझती फिया को साथ लगाए मुस्कुराई। क्या हुआ? काफ़ी देर बाद वो मुस्कुराती हुई खुद से अलग करती पूछने लगी। तुम बिल्कुल मामा जैसी हो। वो आंसू साफ करती सू सू करके बोलती। इसकी आंखें नम कर गई थी। पोगो ने हैरत से इस लड़की की जानिब देखा। जो इजहार 2 सालों में वो नहीं कर सका था, वो इस लड़की ने चंद दिनों में कर दिया था। कितनी आसानी से वो बेला को बता चुकी थी। तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। मुस्कुरा कर इन दोनों को देखती हुई बोली। वो दोनों नम आंखों से इस बात में गर्दन हिला रहे थे। इब्राहिम ने फ़ख्र से इसकी जानिब देखा। जो तशनीगी इसकी आंखों में हमेशा रहती थी, वो इस हसरत में दूसरों को मुब्तला होने से महफूज रख रही थी। इब्राहिम भाई, आप कब आए? इब्राहिम की मौजूदगी पर पोगो ने आंखें सुकेर कर पूछा। जब आप लोग अकेले चिकन फजीता खा रहे थे। वो मुस्कुराता हुआ बेला की प्लेट अपनी जानिब करता इसके बराबर में बैठ चुका था। वो आंखों में खबकी लिया से देखती ज़बरदस्ती मुस्कुराई।